हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की जो दोनों बुक हैं, विश्व राजनीति की और भारत की राजनीति की, उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो आइए इस वीडियो को और इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो आज हम हमारी बुक का पहला चैप्टर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो हमारी बुक है उसका पहला चैप्टर जो है शीत युद्ध का दौर, उसे चालू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई हमारा जो टॉपिक है वो है, उसका नाम है शीत युद्ध का दौर। अब देखिए शीत युद्ध क्या है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसे देखते हैं। तो भाई साहब, अगर देखा जाए कि शीत युद्ध क्या है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो हम लोगों को पता है कि भाई साहब 1914 से लेकर और 1919, आपकी किताब में 1918 दिया हुआ है, 1918 तक मान लीजिए, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है। और इसके बाद सन 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। ठीक है। अब जब इन दोनों वर्ल्ड वॉरों के बाद में, जब 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बमबारी की गई थी, यानी कि अमेरिका द्वारा जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बमबारी की गई थी, तो उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या हुआ कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हो गया। अब पहले हम लोग थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन किन के बीच में हुआ था, उनके थोड़े बहुत कारण देख लेते हैं, खत्म कैसे हुआ, कैसे कैसे, और उनके संग में और कौन कौन से काम हुए। और साथ में थोड़ा सा एक चीज रह गई कि भाई हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए पहले उस चीज को देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि भाई हमारा टॉपिक क्या क्या रहेगा, तो देखिए हम सबसे पहले हमारे इस टॉपिक में पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई साहब शीत युद्ध के समय कई सारे संगठन बने थे, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज है गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में हम लोग जानेंगे। और भी कई सारी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझाया भी जाएगा, पर चलिए, उन्हें ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहला बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, क्यों हुआ था, किसने किया था, जरूरत ही क्यों पड़ी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो हम लोग बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, सेकेंड WW। ठीक है। अब देखिए ये जो हुआ था ये मेनली हुआ था धुरी राष्ट्र वर्सेस मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में यह जो हुआ था युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई धुरी राष्ट्र क्या होते हैं, मित्र राष्ट्र क्या होते हैं। तो ये गुट थे, यानी कि देशों के समूह थे उस समय जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान व इटली। जर्मनी, जापान और इटली जो थे वो धुरी राष्ट्रों में थे। ठीक है। और मित्र राष्ट्रों में थे USA, USSR, ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है। तो ये
ये धुरीराष्ट्रों में थे और ये मित्र राष्ट्रों में थे। यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म बता देते हैं। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सब लोग जानते ही हैं। यूएसएसआर का मतलब है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, यानी कि सोवियत रूस, मतलब जो वर्तमान में रूस है उसे ही उस समय सोवियत संघ किया जाता था। यानी कि वर्तमान में रूस के पास में जो 15 राष्ट्र हैं या 15 देश हैं, उन्हें ही उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में सोवियत संघ 15 नए देशों में टूट चुका था, उसके बारे में भी हम लोग इस किताब में जानेंगे। तो वो 15 देशों में टूट चुका था और उसका जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था रूस, इसलिए सोवियत संघ रूस कहा जाता है। यानी कभी कभी आप देखेंगे कि भाई सोवियत संघ की जगह रूस नाम का उपयोग कर लिया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर धुरीराष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1939 से 1945 तक, इस समय के बीच में ये हुआ था। क्या हुआ था? तो देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये सब एक ग्रुप में थे, और जो यूएसए था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं लड़ा था। दूसरे वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरी तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा ब्रिटेन था, फ्रांस वगैरह, फ्रांस थे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, इटली, इनकी हार हो गई थी, और जर्मनी और इटली के संग में तुर्की भी था, तो इनकी हार हो गई थी। उस समय जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तानाशाह हुआ करता था। तानाशाह का नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एडोल्फ हिटलर ने क्या किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसे ही शुरुआत होती है तो जर्मनी ने आक्रमण की शुरुआत की। जर्मनी के साथ में फिर इटली ने भी आक्रमण की शुरुआत की। उसके बाद में जापान ने भी आक्रमण की शुरुआत की। अंत में क्या होता है कि जो अमेरिका है वो जापान पर बम गिरा देता है। कौन से बम? परमाणु बम गिरा देता है। कब गिराता है? 6 अगस्त को और 9 अगस्त को 1945 को ये बम गिराए जाते हैं नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। ये दोनों ही शहर हैं किसके? जापान के। जापान के 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा दिए जाते हैं। अब ये जैसे ही बम गिराए जाते हैं तो जो जापान है वो अपने आप को युद्ध से बाहर कर लेता है और युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है तो शीत युद्ध की शुरुआत कैसे होती है, उस चीज को समझते हैं। तो देखिए, उसको समझते हैं तो हम लोग देखेंगे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेन देश थे कि भाई ये सुपर पावर थे। अब जो सुपर पावर होगा, जिसके पास पावर होगी वही तो लड़ सकता है, बाकी तो कोई लड़ नहीं सकता। तो भाई साहब ये तीनों तो हार चुके थे, तो इनकी तो बात ही मत करो। ठीक है, ये चारों बचे थे। ठीक है, यूएसए है, यूएसएसआर है, फ्रांस और ब्रिटेन है। ठीक है, तो ब्रिटेन में उस समय क्या हुआ था? आर्थिक तंगी आ गई थी, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे। किसमें? ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में जैसे ही इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो वहां के जो लोग थे, मतलब वहां के जो देश थे जो उपनिवेश बना रखे थे, उन्होंने अलग होने की मांग भी कर रखी थी, जिनमें से अपना एक भारत भी था, प्यारा भारत। उन्होंने अलग करने की मांग की। इस वजह से ब्रिटेन के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो एक सुपर पावर रह सके। फ्रांस भी अपने आप को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो नुकसान हुआ था उससे उभार नहीं पाया। भाई जितना उसके पास नुकसान हुआ है उसको वो भर नहीं पाया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में 2 ही मेगा सुपर पावर बची थी, यानी कि 2 महाशक्तियां बची थी, जिनको कहा जाता है यूएसए और यूएसएसआर। तो कौन सी 2 महाशक्तियां बची? यूएसए और यूएसएसआर। और जब 2 महाशक्तियां थी तो ये 2 महाशक्तियों के बीच में ही शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। अब 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध का प्रारंभ इसीलिए हुआ क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी यानी कि जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी। यूएसए की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद का समर्थन करती थी, यानी कि कैपिटलिस्ट। ठीक है, और जो साम्यवाद की विचारधारा थी वो समर्थन करती थी यूएसएसआर का, यानी कि सोवियत संघ का। अब जो सोवियत संघ की विचारधारा थी वो थी साम्यवाद की, समाजवाद की, और यहाँ पर पूंजीवादी विचारधारा थी किसकी? अमेरिका की। अब क्या हुआ? अमेरिका और जो यूएसएसआर है उसके बीच में मतभेद बढ़ने लगे
और शक्ति दो गुटों में बट गई, दो जगह बट गई। उस वजह से विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। अभी कोई आपसे पूछे कि भाई शीत युद्ध क्या था, तो शीत युद्ध को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई साहब इसमें कोई भी यह आपसी युद्ध था, यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई 45 सालों तक लगातार इसमें युद्ध चला हो, सेनाएं लड़ी हों। कई बीच बीच में कई सारी युद्ध जैसी घटनाएं भी हुई, पर यह कोई युद्ध नहीं था। यह सिर्फ एक वैचारिक युद्ध था, यानी कि विचारधाराओं का युद्ध था। पूंजीवाद की विचारधारा और साम्यवाद की विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं के बीच में एक ये युद्ध हुआ था जिसे कहा जाता है शीत युद्ध। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि भाई साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र आपस में लड़े थे। उनमें से मित्र राष्ट्र जीत गए क्योंकि अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिए थे। ठीक है, परमाणु बम गिरा दिए थे। उससे क्या हुआ कि जापान ने अपने आप को युद्ध से पीछे खींच लिया। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर एक चीज और बताना भूल गया कि वो जो बम थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन। क्या नाम था? फैटमैन और लिटिल बॉय। उस चीजों को मैं अभी लिखूंगा यहाँ पर, आप टेंशन नहीं मत लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। पहले का नाम था यूएसए और दूसरी का नाम था यूएसएसआर। उन दोनों के मध्य में वैचारिक युद्ध चला था 45 सालों तक, जिसे शीत युद्ध कहा गया। और शीत युद्ध का अंत हुआ था यूएसएसआर के विघटन से, यानी कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया तब शीत युद्ध का अंत हुआ था। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है उन्हें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने काफी सारी चीजें लिख ली है, वो मैं आपको बमों के नाम बता देता हूं। तो मैं यहाँ पर सीधे लिख देता हूं बमों के नाम। बमों के नाम थे लिटिल बॉय और फैटमैन। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और बताने की तो नहीं है, पर वो आपकी बुक में दे रखी हुई है। अगर कोई ध्यान से देखेगा, जब यहाँ पर इनके नाम दिए हुए हैं वहीं पर दिया हुआ है कि इनकी जो भार क्षमता थी, यानी कि इनका जो वजन था वो कितना था। तो इनका जो वजन बताया जाता है वो बताया जाता है 15 से 21 किलो टन। 15 से 21 किलो टन इनका वजन था। 15 से 21 किलो टन के ये वजनी परमाणु बम थे जो गिराए गए थे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, अब आते हैं शीत युद्ध पर। तो देखिए, शीत युद्ध के बारे में पहले हम लोग उसकी एक छोटी सी सिंपल सी प्यारी सी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा को अगर देखा जाए कि भाई शीत युद्ध क्या है, तो देखिए अगर कोई इसकी बड़ी परिभाषा लिखना चाहे या इसकी डेफिनेशन को बड़ा देखना चाहे तो वो लिख सकता है कि यह गोली बारूदों का युद्ध नहीं था, यह कागज के गोलों का युद्ध था, यह वाद विवादों का युद्ध था, यह भाषणों का युद्ध था। ये सब चीजें लिख सकते हैं। बट अगर आपको एक सिंगल लाइन में एक सटीक जवाब देना हो तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि ये वैचारिक युद्ध था। वैचारिक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था। अमेरिका व यूएसएसआर के बीच में, यूएसएसआर के बीच में और अमेरिका के बीच में यह वैचारिक युद्ध था। कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। दोनों के बीच में वैचारिक युद्ध था। ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक चीज पर चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, शीत युद्ध के समय में कई सारे गुट बने थे, नए गुट बने थे, यानी कि कह सकते हैं कि सैन्य गुट बने थे। अब वो सैन्य गुट क्यों बने थे, उनकी जरूरत क्या थी, किस तरीके से बने थे, उन सब के बारे में भी हम लोग, यानी कि टॉपिक एक है उसके चारों तरफ घूम के हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि देखा जाए तो 2 मुख्य देश हैं, यूएसए और यूएसएसआर। अब जब यूएसए और यूएसएसआर महाशक्तियां बन गए तो उस समय
वो जो दौर था 1945 का, उस समय कई सारे नए देश जो थे वो आज़ाद हुए थे। हमारा जो प्यारा भारत है वो भी उस समय आज़ाद हुआ था। अगर हम हमारे रीजन की बात करें, यानी कि दक्षिण एशिया की या एशिया के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चीन है, आ, आ, ये सारे देश, नेपाल है, भूटान है, ये सारे देश वहाँ पर आज़ाद हो रहे थे। अब इतने सारे देश जब आज़ाद हो रहे थे तो उनके सामने एक समस्या थी। एक समस्या कैसी थी कि भाई साहब, अगर वो साम्यवाद का समर्थन करते, यानी कि अपने देश में उनको कोई ना कोई अर्थव्यवस्था तो अपनानी थी, कोई ना कोई इकोनॉमी तो उनको अडॉप्ट करनी थी, तो अगर वो पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं कि भाई साहब, वो कहते हैं भाई हमारे देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलेगी, तो वो सीधे सीधे किससे दुश्मनी ले रहे हैं? यानी कि उनके कहने का सीधा मतलब क्या है? उनके कहने का मतलब है कि साम्यवादी गलत विचारधारा है, अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं तो कॉफी पीता हूं और समझदार लोग कॉफी पीते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, यानी कि मैंने चाय की तो बुराई करी नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं कॉफी पीता हूं और समझदार लोग कॉफी ही पीते हैं। मैंने इनडायरेक्टली चाय को गलत ठहराया और चाय की बात गलत की। तो उसी तरह अगर अगर किसी देश ने साम्यवाद को अडॉप्ट किया तो उसने सीधे सीधे उसने इनडायरेक्टली क्या कहा कि भाई सब पूंजीवादी गलत है। ठीक है, तो उस समय ऐसे ही कई देश असमंजस में थे कि अगर भाई सब पूंजीवादी ले लेते हैं तो यूएसएसआर से दुश्मनी, और अगर साम्यवादी ले लेते हैं तो यूएसए से दुश्मनी। ठीक है, तो इसी का निपटारा कर, तो इसी में कई देश यूएसए से और यूएसएसआर से जुड़ते चले गए। ठीक है, ये तो हो गया छोटे देश बड़े देशों के गुटों में क्यों मिलना चाहते थे। ठीक है, अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू क्या है कि बड़े देश छोटे देशों को अपने में मिलाना क्यों चाहते थे? मिलाना इसलिए चाहते थे कि भाई साहब, छोटे देशों, जो देश उस समय आज़ाद हो रहे थे, उनके पास बहुत सारे प्राकृतिक भंडार थे। प्राकृतिक भंडार का मतलब, भाई उनके पास पेट्रोलियम था। इराक है, ईरान है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यहाँ पर पेट्रोलियम के बहुत सारे भंडार हैं। आप अभी हमारे इस बुक में ही चौथा लेसन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई साहब कैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया था खुद की मर्जी से, और वहां के तेल भंडारों को, अपने तेल कुओं को अपने कब्जे में ले लिया। तो इन चीज़ों के लिए उस समय वहाँ के प्राकृतिक भंडारों को लेने के लिए, वहाँ के प्राकृतिक भंडारों का लाभ उठाने के लिए जो बड़े देश थे वो छोटे देशों को अपना गुलाम, गुलाम तो नहीं कह सकते, अपना दोस्त बना लिया करते थे, अपना साथी बना लिया करते थे। ठीक है, और उसके बदले में कि भाई साहब वो कहते थे कि भाई हम आपको, आप अपना काम अपने हिसाब से करिए, ठीक है, हम आपको हथियार प्रोवाइड करेंगे, हथियार और नई तकनीक हम आपको देंगे क्योंकि अब वो आपके पास नहीं है। ठीक है, और उसके बदले में हम आपके पेट्रोलियम के चीज़ों का उपयोग करेंगे। अब ले तो क्या रहे हैं, मतलब दे तो क्या रहा है कृत्रिम चीज, और ले क्या रहा है प्राकृतिक चीज, यानी कि ले तो महंगी चीज रहा है और दे सस्ती चीज रहा है। बात यही हुई। तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई सब क्यों ऐसा होता था कि बड़े देश छोटे देशों को अपना साथी क्यों बनाना चाहते थे और छोटे देश बड़े देशों को अपना साथी क्यों बनाना चाहते थे। आपकी बुक में एक तरफ पॉइंट वाइज इनको दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भाई उस समय गुट कौन कौन से बने थे। तो सबसे पहले उनका नाम देख लेते हैं भाई, गुटों के नाम। गुटों के नाम थे नाटो। आपने इसका नाम अभी कुछ दिनों में सुना होगा, कुछ महीनों में। नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा। कौन कौन से? नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, और कुछ नहीं है इनके बारे में। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इनके नामों को देखना है, और नाटो के बारे में थोड़ा सा देखना है कि भाई नाटो में कितने सदस्य हैं वर्तमान में और उस समय कितने थे। ठीक है, तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, यानी कि नॉर्थ तो देखिए हम लोग यहाँ पर इनके नामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो है। सीटों की बात करें तो साउथ एशियन, वो साउथ एशियन नहीं है, सॉरी, वो बार बार सार्क याद आ रहा है, तो साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटों के बारे में बात करें तो इसका है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वारसा का मतलब है वारसा पैक्ट, यानी कि वारसा संधि। तो इन सब के नाम हो गए और ये वारसा पैक्ट हो गया। अब इनके बारे में यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा सा। नाटो के बारे में ज्यादा है आपकी बुक में, उसके बारे में बाद में जान लेंगे। अभी अगर देखें कि जो भाई नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की हुई थी 1949 में। वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी, इनकी हुई थी 1955 में। अब ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में अगर देखें तो ये सब है सैन्य संगठन जो उस समय स्थापित किए गए थे। कब स्थापित किए गए थे? शीत युद्ध के समय में ये सैन्य संगठन बनाए गए थे। किसके द्वारा बनाए गए थे? जो दो महाशक्तियां थी, कौन कौन सी? सोवियत संघ और वो क्या कहते हैं, अमेरिका, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। तो सीटो हो गया, सेंटो हो गया। सेंटो की स्थापना 1955 में की गई थी, सीटो की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, तो 1954 में इनकी स्थापना, 1955 में, 1949 में और 1955 में इनकी स्थापना आप लोगों ने देख ली, मैंने बता दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं कि ये जो तीनों थे, ये तीनों बनाए गए थे यूएसए के द्वारा। यूएसए ने इनकी स्थापना की थी। ठीक है, वारसा पैक्ट की अगर बात करें तो वारसा पैक्ट को बनाया था, यानी कि इसकी जो ये संधि हुई थी ये की थी यूएसएसआर ने, यूएसएसआर ने। ठीक है, यूएसएसआर ने ये संधि की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो संधि संगठन है इनके बारे में जाना। यहाँ पर अब जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई हमारी बुक में जो पहला ही टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट। तो हाँ भाई देखो, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि शीत युद्ध क्या है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि शीत युद्ध क्या है तो शीत युद्ध के दौरान घटी एक घटना क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में आप कैसे समझेंगे? तो पहले मैंने आप लोगों को एक बारे में बताया कि भाई शीत युद्ध ये है, और वहां पर जो उस समय संधि संगठन बनाए गए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर नाटो के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में अगर बात की जाए कि भाई क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, तो क्यूबा मिसाइल संकट था, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट। तो देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट कुछ नहीं था, यह एक कह सकते हैं शीत युद्ध, यानी कि जो हमारा कोल्ड वॉर था उसका चरम बिंदु था। चरम बिंदु का मतलब है कि इस समय ऐसा लग रहा था कि हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो अब हो ही जाएगा। ये स्थिति बनी थी सन 1961 में। कब बनी थी? ये बनी थी सन 1961 में, ये स्थिति बन गई थी। सन 1961 में जब ये स्थिति बन गई थी तब क्या हुआ था? तब जो यूएसएसआर है उसने क्यूबा पर, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा भाई क्यूबा क्या है। तो भाई क्या है कि जब आप लोग मैप में देखते हैं तो यूएसए के पास में एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को कुछ सालों पहले तक चीनी का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्यूबा में साम्यवादी विचारधारा लागू थी, यानी कि इसमें जो अर्थव्यवस्था की विचारधारा चल रही थी वो साम्यवाद यानी समाजवाद की विचारधारा चल रही थी। और यह जो देश था वो स्थित था किसके पास? हमारा अमेरिका के पास में।
तो यूएसएसआर को ये डर लगा कि भाई कहीं अमेरिका क्या नाम है इस क्यूबा पर आक्रमण करके इसे हड़प ना ले। एक मिनट, भूख गिर गई। ठीक है, तो इस पर आक्रमण ना कर ले। तो इसके लिए क्या किया, यूएसएसआर ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, अपनी मिसाइलें तैनात कर दी यूएसए की ओर। अब यूएसएसआर ने जो अपनी मिसाइलें, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, वो यूएसए के जो बड़े बड़े शहर थे, न्यूयॉर्क है और भी कई जो बड़े बड़े शहर है, उनके ऊपर तैनात कर दी कि अगर ये मिसाइलें छूटती हैं तो ये उन शहरों पर जाकर गिर जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब ये मिसाइलें तैनात कर दी गई तो यूएसए को इसका पता 3-4 हफ्ते बाद में चला। तो यूएसए ने यूएसएसआर को चेतावनी दी, यूएसए ने यूएसएसआर को चेतावनी दी कि भाई अगर आप ये हटाते नहीं है तो हम भी आपके ऊपर मिसाइलें तान देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये मिसाइलें तान देंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। कोई भी इस वर्ल्ड वॉर को नहीं चाहता था, इसलिए यूएसएसआर ने कुछ महीनों बाद ये जो मिसाइलें हैं अपनी इनको पीछे खींच लिया और क्यूबा मिसाइल संकट खत्म हो गया। ये शॉर्ट में था। अब इसको एक बार ये आपने कहानी के रूप में समझ लिया। अब इसमें किरदार फिट करते हैं और सन फिट करते हैं। तो सन 1962 जब भारत पर आक्रमण हुआ था, किसका, चीन का, पता है आप लोगों को, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, फिदेल कास्त्रो जो कि उस समय क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष थे, ये हम लोग लिखते जाते हैं जिससे आप लोगों को पता रहेगा। तो उस समय क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, फिदेल कास्त्रो। कौन, फिदेल कास्त्रो। यूएसए के कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, और ये जो तीसरे हैं, यानी कि यूएसएसआर की अगर बात की जाए, भाई यूएसएसआर के उस समय कौन थे, यूएसएसआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो थे निकिता खुश्रेव। कौन थे, निकिता खुश्रेव। दिमाग से फिसल गया था, निकिता खुश्रेव। तो निकिता खुश्रेव थे उस समय, इसको सही रंग से लिख लेते हैं, निकिता खुश्रेव। कब हुआ था, ये हुआ था 1962 में। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट, यूएसए और यूएसएसआर। हम लोगों ने पूरी कहानी समझ ली, एक बार और समझ लेते हैं। क्यूबा एक साम्यवादी देश था। यूएसएसआर को चिंता थी कि भाई यूएसए पर आक्रमण करके इसे भी पूंजीवादी ना बना ले, तो इसीलिए यूएसएसआर ने क्यूबा में यूएसए के खिलाफ मिसाइलें तैनात कर दी थी। यूएसए को जब इस बात का पता चला तो यूएसए ने यूएसएसआर को धमकी दी कि भाई साहब आप अपनी मिसाइलें पीछे हटा लीजिए, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर ने कुछ हफ्तों बाद अपनी जो मिसाइलें हैं इनको पीछे खींच लिया। यही क्यूबा मिसाइल संकट था। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज पूछी जाने की वो यही है कि भाई उस समय कौन राष्ट्राध्यक्ष कहाँ का था, तो क्यूबा का फिदेल कास्त्रो, यूएसए का जॉन एफ कैनेडी, यूएसएसआर का निकिता खुश्रेव। तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कई चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।